हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल। वी आर टू हर्ट टू हट रिव्यूज रिव्यूज। और हमने फाइनली देख ली है इस साल की बेस्ट बेस्ट मूवी। मूवी। मेरे ख्याल से इस डिकेड की बेस्ट मूवी भी हो सकती है, विच इज ड्यून टू। मूवी कैसी लगी? मेरे लिए इनफ वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस मूवी के बारे में बात करने के लिए। मतलब जिनको मूवी के बारे में या सिनेमाटोग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज है वो लोगों को ये मूवी बहुत बढ़िया लग सकती है, और जिनको ये मूवी नहीं अच्छी लगी भाई उनके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है ये कि क्या बोलूं। मेरे ख्याल से उन्होंने मूवीज देखना बंद कर देना चाहिए जिनको ये मूवी पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से सारे चेक बॉक्स टिक मार्क करती है हाँ। डायरेक्शन वाइज, ट्रू। कैरेक्टर्स वाइज, कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज, एक्टिंग वाइज, म्यूजिक वाइज, स्टोरी वाइज, एडिटिंग वाइज, बेस्ट विजुअल, एवरीथिंग सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, मेरे ख्याल से सब कुछ परफेक्ट है इस परफेक्ट है। मूवी में। हाँ परफेक्ट है। हम एक भी फ्लॉ नहीं निकाल सकते या कुछ बोल नहीं सकते यार ये मोमेंट बोर हो गया, ये मोमेंट स्किप ऐसा कर कुछ भी नहीं है सकते। मूवी मेरे ख्याल में। से एक मिनट के लिए भी मूवी बोर नहीं हुई थी और नॉट इनफ वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले बात करते हैं कास्ट के बारे में। तो ह्यूमंगस कास्ट है इस मूवी का और सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड है, बाफ्ता नॉमिनेटेड है, गोल्डन ग्लोब्स विनर्स है। और बाकी लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस मूवी की जो ज़्यादातर कास्ट है उन्होंने पहले निगेटिव रोल्स ज़्यादा किए। हाँ। जैसे जॉश ब्रॉलिन जो थैनोस थे वो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद हावियर बार्डम है जो फ्रेमेन के लीडर्स बने, स्टिलगार, ही हैज वन एन ऑस्कर फॉर अ निगेटिव रोल। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर वॉकन है जिन्होंने बहुत निगेटिव रोल्स प्ले किए। डेव बाटिस्टा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे जिन्होंने पहले निगेटिव रोल्स प्ले किए और अभी इस मूवी में पॉजिटिव भी किए, निगेटिव भी किए। और जो हमारे मेन लीड है टिमोथी शैलामेट, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उनकी एक्टिंग मतलब वो दिखते हैं ऑस्कर विनर क्यों है, उनको बोला जाता है कि वो सब उनकी एक्टिंग में झलकता है। ही इज़ अमेजिंग एक्टर और मतलब हैंडसम भी है, एक्सप्रेशंस भी है फेस पे, वो लुक भी बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। ये सब उनके बारे में मतलब बोल सकते हैं हम। यस। तो और उनकी लव इंटरेस्ट बनी है जेंडाया। सो जेंडाया का नाम है चानी कैरेक्टर प्ले करी है वो। सो इसके पहले जो उनकी मूवीज आई थी स्पाइडरमैन में, आई गेस उनके पास स्कोप नहीं था एक्टिंग का उतना, लेकिन इस मूवी में उन्होंने डायलॉग्स बहुत कम है उनके, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही बहुत ज्यादा दिखाया है। हाँ, पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और शी एक्सप्रेसेस अ लॉट थ्रू हर एक्सप्रेशंस ओनली। सो उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। फिर रिबेका फर्ग्यूसन है जिन्होंने अपने मेन कैरेक्टर जो है पॉल अट्रेडिस, उनकी मदर का कैरेक्टर प्ले किया है। सो शी इज अ बेने जेसेरिट। सो बेसिकली बेने जेसेरिट कौन है वो तो अभी पहले पार्ट में सब लोगों को पता चल ही गया होगा। फिर भी एक बार बोल देते हैं कि ये सारी एक विच फैमिली है जिनका मतलब ऐसी विच फैमिली है जिनमें सारी बेटियां ही पैदा होती है। और ये पॉल अट्रेडिस की माँ है, माँ है जो विच है। यस। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पहली मूवी एंड हुई है। हाँ। तो अपने पॉल अट्रेडिस और रिबेका फर्ग्यूसन ये दोनों फ्रेमन में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर स्टार्ट में उन्होंने दिखाया कि कैसे वो फ्रेमन कल्चर को दिखाया है, हाउ द कल्चर इन फ्रेमन वर्क्स। फिर वो समझने के ट्राई कर रहे हैं कि क्या होता है फ्रेमन कल्चर में। अपना मेन कैरेक्टर जो है पॉल अट्रेडिस। फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में बना उनको बहुत लोग मसीहा समझते हैं, लिसान अल गाइब। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो उनमें बिलीव नहीं करते। बेसिकली उन्होंने वो एक ट्रेड दिखाया है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होता है। जो एथिस्ट होते हैं और जो बिलीवर्स होते हैं, वैसे उन्होंने वहाँ पे भी दिखाया है उनके यूनिवर्स में। और फिर उसी के ऊपर स्टोरी आगे उन्होंने बढ़ाई है। पूरा मेरे ख्याल से पूरा पहला हाफ उन्होंने खाली उनका मतलब वो अट्रेडिस बनने के लिए उनका जो एफर्ट्स है इसी में पूरा लगाया है। यस, फ्रेमेन बनने के लिए। तो फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे जो मेन कैरेक्टर है पॉल अट्रेडिस, उनका कैरेक्टर जो ही लुक्स वेरी हम्बल। सो उनको फ्रेमेन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखनी है। वेरी नाइव, यू कैन से दैट। एग्जैक्टली, ही वांट्स टू लर्न द फ्रेमेन कल्चर और ही वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेमेन बिकॉज बहुत सारे फ्रेमेन उनको एज अ पार्ट ऑफ फॉरेनर कंसिडर करते हैं उनको, क्योंकि वो बाहर के वर्ल्ड से है। दे आर नॉट बॉर्न इन डेजर्ट एंड ब्रॉट अप इन डेजर्ट। सो बहुत लोग उनको आउटसाइडर कंसिडर करते हैं। तो उनका जर्नी दिखाया है कि स्टार्ट में वो कैसे उनको सब डिफिकल्ट जाता है, फिर बाद में जाके वो कैसे फाइनली फ्रेमेन बन जाते हैं। और जो चीजें पहली फर्स्ट पार्ट में जो दिखाई है कि वो जो डेजर्ट वूम है और ये सब है,
और वो सब कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो जो इतना भयानक पार्ट फर्स्ट पार्ट में दिखाया, उसी के ऊपर दूसरे पार्ट की पहला हाफ पूरा उन्होंने ये कवर किया है। एग्जैक्टली और बहुत अच्छी तरीके से दिखाया उन्होंने फ्रेमेन कल्चर मेरे ख्याल से। और जो एक पार्ट है जहाँ पे उनको सैंडवर्म को राइड करना रहता है, मेरे ख्याल से वो सीन बहुत ब्रेथ टेकिंग है, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है। और स्पेसिफिकली उस सीन में आप नोटिस करोगे कि हम पूरे टाइम उस कैरेक्टर के साथ ही रहते हैं, कैमरा का ही अदर जगह या किसी के एक्सप्रेस। यूजुअली क्या होता है जब एक बिग मोमेंट हो रहा होता है तो यूजुअली दूसरे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस दिखाते हैं मूवी में। उन्होंने पूरा टाइम वो मेन कैरेक्टर पे ही, मेन लीड के साथ ही कैमरा दिखा। सो वी आर कंप्लीटली विद हिम ओनली, हाउ ही इज गोइंग थ्रू विद दैट वर्म, जैसे सैंड स्टॉर्म आ रहा है वगैरह। तो वो बहुत सीन अच्छा दिया। फिर सेकेंड हाफ में शिफ्ट दिखाया, अचानक से कैरेक्टर शिफ्ट दिखाया। वो भी सर्टेन एक मूवमेंट बन जाता है, वो मूवमेंट के बाद वो कैसे चेंज होता है, फिर वो कैरेक्टर चेंज की वजह से क्या क्या डिसीजन होते हैं, इसी के बेस पे पूरी मूवी आगे बढ़ती है। बेसिकली फ्रॉम अ हम्बल फ्रेमेन पर्सन ही बिकम्स फ्रेमेन लीडर, जो सब लोग उसे बोलते हैं लिसाना, मसीहा। सो सेकंड हाफ में यू कैन सी ही हैज बिकम एन मसीहा। सो वो दिखाया उनका लीडरशिप रोल बाद में करते हैं। और एक स्पेसिफिकली उनकी स्पीच है मेरे ख्याल से जो बहुत बहुत अच्छे से दिखाई है और काफी इंस्पायरिंग है उस स्पीच में। और उस स्पीच में मेरे ख्याल से टिमोथी शैलमेट की एक्टिंग नजर आती है हाँ। जिस इंटेंसिटी से वो डिलीवर करते हैं, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब सभी ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े एक्टर है और अच्छी एक्टिंग मतलब उनकी नजर में आ जाती है उनकी एक्टिंग। ऐसा जैसे फर्स्ट हाफ में Paul Atreides, our lead character, is not in control. Someone else is teaching him. He is learning, and in second half, he takes the control of everything. That's what it is. Then उनके बीच में हमारे जो negative characters दिखाए, Harkonnens. तो उनका जो मेन इस बार का जो विलन दिखाया है वो फेड रॉ था। मेरे ख्याल से उसको साइकोटिक दिखाया पूरा, बट मेरे ख्याल से उनके बारे में और थोड़ा दिखाना चाहिए था, थोड़ा कम हो गया उनका। बट ओवरऑल उसका भी कैरेक्टर मतलब उन्होंने वो साइकोटिक कैसे है वो बिल्ड किया है। तो उनकी बेसिकली जो एंट्री सीन है और वो स्पेसिफिकली उन्होंने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया है। हार्कोनेंस के सीन है बेसिकली उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करने का ट्राई किया है। और फेड रोदा का जो इंट्रोडक्शन है, ओह माय गॉड, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ अ विलन कैरेक्टर। यू कैन फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम इटसेल्फ यू कैन सी दैट ओके ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा उसकी शक्ल ही हैवान वाला बंदा है। और उन्होंने लुक भी वैसे ही दिया, ही हैज नॉट अ सिंगल हेयर ऑन हिज फेस, आईब्रोज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। और आंखें उसकी ऐसी मतलब बड़ी बड़ी दिखाई है, ब्राइट दिखाई है। ऑस्टिन बटलर है जो उनका कैरेक्टर प्ले किया और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। अच्छा किया है। इंट्रोडक्शन के बाद ज्यादा कुछ सीन्स नहीं है उनके, लेकिन जितने भी सीन्स में आते यू कैन सी द फियर, लेकिन जैसे वो स्क्रीन पे आते हैं ओके फेड रॉथा इज इन द स्क्रीन, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट्स एंड एवरीवन एल्स शुड बी स्कैर्ड। और फिर सेकंड पार्ट में एम्परर भी है। हाँ, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में खाली उनका नाम दिखाया है, सेकंड पार्ट में उसको दिखाया कि कौन एम्परर है, क्या है और ऐसा। यस, और इस मूवी में उन्होंने दिखाया कि हाउ पॉलिटिशियंस यूज फेथ टू मैनिपुलेट पीपल इन द लोअर हायरार्की। सो बेसिकली फ्रेमेंस हु मूवी में बहुत बार उनको रैट्स कॉल किया है। तो हाउ दिस द एम्परर इज यूजिंग द फेथ फॉर हिज बेनिफिट, ये दिखाया मूवी में। और वो एंगल बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा है, हाँ। और दैट फेथ एंगल इज गिवन बाय द बेने जेसेरेट, जो कि विचेस फैमिली, वो मेन विच ऐसा दिखाया है उनको। तो उनका एंगल है वो पूरी फेथ और रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स कैसा खेलना है, हाँ। बहुत अच्छे से दिखाया। उनका पहले पार्ट में जो दिखाया है वो काफी मतलब डरावना दिखाया है कि वो एक सुई की नोक पे इसको बॉल को रखती है एंड फिर पेन देती है, वो सब। वो सेकंड पार्ट में उनका इतना कुछ कैरेक्टर दिखाया नहीं है, बट उसी के ऊपर फिर आगे मूवी उन्होंने फॉरवर्ड की है। एग्जैक्टली, कि वो कैसे मैनिपुलेट कर रही है एम्परर को और बाकी सब। So basically this story is a revenge story. So main character जो lead है Paul Atreides, he wants to take the revenge with Emperor and Harkonnens for killing his father. हाँ, true. And overall वही story में दिखा, और story बहुत अच्छे से उन्होंने contain की है। 2 hour and 45 minutes में कहीं भी आपको बोर नहीं होता है। हाँ, मूवी कहीं पे भी बोर नहीं होती है, और स्क्रीन के अलावा आपका कहीं इधर उधर ध्यान भी नहीं जाता है। मतलब पूरा टाइम कुछ ना कुछ चालू है मूवी में, कोई ना कोई इंसिडेंट फटाफट होते ही रह रहा है। स्पेक्टेकुलर विजुअल्स, मैं कहना चाहूँ स्पेक्टेकुलर मैग्ना ओपस विजुअल्स। हम बॉलीवुड में ज्यादा सिनेमाटोग्राफर्स के लिए बात नहीं करते, लेकिन इस मूवी का मेरे ख्याल से मेन कैरेक्टर जो होना चाहिए दैट इज सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि हर एक फ्रेम
इज लाइक अ वॉलपेपर, परफेक्ट दिखाया है और एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज को एकदम स्लो मोशन में दिखाना, मूव करना, कैमरा भी एकदम स्लो मूव कर रहा है, कैरेक्टर भी एकदम स्लो मूव हो रहे हैं, वो बहुत सही लगता है देखने में। तो ये जो स्लो और स्मूथ कैमरा मूवमेंट वाली चीज है, दिस इज अ डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ डेनिस विलेनोव। जो उनके प्रीवियस मूवीज है, ब्लेड रनर 2049, अराइवल, ड्यून 1, इनमें भी आप नोटिस कर सकते हो कि हर चीज है, हर इक्विपमेंट जो मूव होता है इनके मूवी में एकदम स्लो। और टेक्नोलॉजी भी मूवी में क्या दिखाई है, बाप रे बाप, मतलब कुछ और ही लेवल पे उनकी टेक्नोलॉजी चल रही है। द एक्शन सीन्स व्हिच आर डायरेक्टेड, आई गेस दे आर रियली वेल डायरेक्टेड। जो भी टेक्नोलॉजी दिखाई है, जो भी ब्लास्ट दिखाया, जो भी एक्शन दिखाया, जैसे मेरे ख्याल से फ्रेमैन को उन्होंने एज अ डेजर्ट निंजा दिखाया, जैसे मतलब कहाँ पे छुपे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, कहाँ से निकल के मार रहे हैं, बहुत अच्छे से दिखाया है। डेजर्ट निंजा इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब फ्रेमैन, आई गेस, इन एक्शन सीन्स। तो वो डेजर्ट में कैसे सरवाइव होते हैं, वो भी एक अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी दिखाई है, लाइक जहाँ पे उनके पास पानी नहीं है और हाउ दे आर कन्वर्टिंग बॉडी वाटर इनटू अ प्योर, मतलब एकदम सही तरीके से उन्होंने पानी का यूज दिखाया है, बहुत सही तरीके से। वो टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत शॉक करने वाली थी उनकी। सो पानी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड दैट फ्रेमैन शोज अस, कि बाकी सब चीजें जैसे स्पाइस दिखाए जिसके लिए ये पूरी फाइट हो रही है। सो स्पाइस आप बेसिकली कंसीडर कर सकते हो ऑयल, इट्स अ फ्यूल व्हिच इज यूज्ड फॉर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल। इट्स लाइक अ शिमरी थिंग दे हैव शोन इट। yes but for Fremen it's not important. For Fremen water is important. They are like मूवी में ऐसा एक सीन दिखाया है जहाँ पे जेंडिया उनको पूछती है कि क्या आपके दुनिया में वाटरफॉल्स है या फिर पानी की या फिर पानी के तालाब है या कुछ है, और वो सुनने में इतना अजीब लगता है अपने को देखने के टाइम पे, तो वो लोग तो वो जी रहे ऐसा उन्होंने दिखाया है, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने। और मूवी में लव स्टोरी भी दिखाई है, हाँ इनकी लव स्टोरी दिखाई है, ज्यादातर सीन नहीं है, लव सीन्स बहुत कम है, बट उनका जो सही तरीके से दिखाया है, लाइक दे आर हाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड दे आर प्रोटेक्टिंग ईच अदर, ये सब बहुत अच्छे से फोर्स्ड नहीं दिखाया मेरे ख्याल से, फोर्स्ड नहीं दिखाया, स्मूथ लगता है उनका लव स्टोरी। यू कैन फील, यू कैन रूट फॉर बोथ ऑफ देम कि यार आगे जाके इन दोनों का कुछ तो होना चाहिए। तो बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स जो है गैलेक्टिक इंटरगैलेक्टिक गेम ऑफ थ्रोन्स बोल सकते हैं, बट गेम ऑफ थ्रोन्स ही इसके ऊपर इंस्पायर हुआ है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्यून। सो ड्यून कम्स बिफोर गेम ऑफ थ्रोन्स एंड स्टार वॉर्स। और बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि ड्यून को अडेप्ट करना इन अ मूवी इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, दैट्स व्हाई अभी तक किसी ने चांस नहीं लिया था अडॉप्ट करने का, लेकिन डेनिस विल्नव इज द परफेक्ट डायरेक्टर, आई गेस। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, अडॉप्टेशन किया है इन्होंने उस नॉवेल का, फ्रैंक हर्बर्ट्स की नॉवेल है। और विजुअल्स आप देखोगे तो ब्रेथटेकिंग हो जाओगे। हाँ बहुत अच्छे विजुअल्स दिखाए, मतलब वो पहले मूवी में जो दिखाया है उससे भी बहुत बढ़िया सेकंड इसमें दिखाया है उन्होंने। यस, ये तो म्यूजिक मेरे ख्याल से साउंड डिजाइन इस मूवी का, मतलब हम लोग सजेस्ट करेंगे मूवी IMAX में देखिए, क्योंकि म्यूजिक और जो साउंड और ये सब तुम्हें जो फील होता है IMAX में, उसका मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है। और हैट्स ऑफ टू हांस जिमर, आई गेस नो वन कैन मैच हिम। ट्रू, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड स्कोर दिया है। और मेरे ख्याल से और मतलब क्या बात करें इस मूवी के बारे में, जितना कम बात, जितना भी बात बोले उतना कम है। हाँ वैसे है। और मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने पिछले कुछ इंटरव्यूज में बोला था, डेनिस विलेनोव ने, कि ही डजंट लाइक डायलॉग मच, सो ही कंसीडर सिनेमा फॉर विजुअल्स ओनली। और वो ट्रू है, वो ट्रू है। मूवी में उनके ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, मतलब है डायलॉग्स, लेकिन मोस्टली द स्टोरी टेलिंग इज डन बाय द विजुअल्स व्हिच ही हैज क्रिएटेड। और थोड़े कॉमिक मूवमेंट्स भी है फर्स्ट हाफ में, जो कि सरप्राइजिंग थे मेरे लिए, बिकॉज दे आर गिवन बाय हावियर बारडम, जो यूजुअली नेगेटिव रोल्स प्ले करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे कॉमिक सीन्स दिए, सो व्हिच वाज अ सरप्राइज फॉर अस। सो थोड़ा मतलब वहाँ पे हंसी आ जाती है उनके, हाँ, थोड़ा सीरियसनेस कम हो जाता है। और मेरे ख्याल से आई वाज मोस्टली इंप्रेस्ड बाय ज़ेंडाया's एक्टिंग, बिकॉज बाकी एक्टर्स तो ऑल आर ऑस्कर नॉमिनेटेड एंड एवरीथिंग, यू नो दे आर गोइंग टू एक्ट वेल, बट ज़ेंडाया ने मुझे बहुत सरप्राइज किया एज अ चानी। सो उनके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत पसंद आए। सो ओवर एंड ऑल दिस इज अ सिनेमैटिक अचीवमेंट। मेरे ख्याल से आगे जाके 10-20 साल बाद सिनेमा आर्काइव्स में ये जाएंगी, बहुत लोग इसे स्टडी करेंगे, और हम दोनों भी रेकमेंड करेंगे।
कि प्लीज ट्राई टू सी इट इन द बिगेस्ट स्क्रीन यू हैव इन योर सिटी। और हम और एक बार देखने वाले, और मैं भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत बहुत औसम मूवी, बढ़िया मूवी है, बहुत मूवी है। तो ये था हमारा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। We are 2 Art Reviews. Bye bye. Bye bye.